आप लोग प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिए, आपको वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो आप कमेंट में डन कर दीजिए। मैं समझूँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू लगता है तो आप लोग माइक ऑन करके भी बता सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो जो मैं आज चैप्टर स्टार्ट करना था वो चैप्टर हमारा है विज्ञान का, यानी अध्याय हिसाब से देखोगे तो चैप्टर 5 है। लेकिन अगर हम सीक्वेंस में देखेंगे तो बायोलॉजी का ही हमारा फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, तो बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो देखो ये जो हमारे पास पीडीएफ है, ये यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए मिक्स करके काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। तो हम इस टॉपिक में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो अपने यूपी बोर्ड को टारगेट करके ही पढ़ेंगे और अपनी एग्जाम को टारगेट करके जो हमारी एग्जाम में आते हैं। ये नोट्स काफ़ी डिटेल में है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें समझना है कि जैव प्रक्रम होता है क्या। चैप्टर का नाम हमारा जैव प्रक्रम है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो देखो अगर जैव प्रक्रम की बात की जाए तो जैव प्रक्रम क्या है। शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, वे सब क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम। यानी जैव प्रक्रम क्या है, शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो कैसी क्रियाएं जो हमारे शरीर को टूटने फूटने से बचा रही हैं, यानी हमारे जो शरीर को रक्षा करने में कार्य कर रही हैं, वो सब हमारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम। अगर आगे देखोगे तो सम्मिलित रूप से वे सभी प्रक्रम जो जीवों को जीने के लिए आवश्यक हैं, उनके अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, वे सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम में आते हैं। यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आते हैं, यानी हमारे जीवन जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप लोगों को वॉइस आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही बेटा? ठीक, यानी वॉइस आ रही है आप लोगों को। तो देखो जैव प्रक्रम, जैसे मैंने बताया था जैव प्रक्रम क्या है, यानी हमारे शरीर को जो टूट फूट से बचा रही हैं वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम। अगर बात की जाए आगे तो इनमें जो सभी प्रक्रम है वो शामिल क्या होते हैं, जो हमारे जीने के लिए आवश्यक चीजें होती हैं वो सभी प्रक्रम में आती हैं, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। जैसे आवश्यक चीजों में क्या है, हमारा उत्सर्जन है, पोषण है, वहन है इत्यादि। इस प्रकरण में जीवन द्वारा आवश्यक पोषण तत्व प्रकृति से लिए जाते हैं। ये सभी वो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे जिसका जीव अपने शरीर में या शरीर के बाहर पाचन करता है। इन चीज़ों का जो हम लेते हैं इनका शरीर या तो पाचन हम बाहर कर रहे होते हैं या शरीर के अंदर कर रहे होते हैं। आगे है जिससे उस जीव को जीने के लिए ऊर्जा मिलती है, और इन सभी चीज़ों को करने के बाद हमें मिलता क्या है, हमें ऊर्जा प्रदान होती है। आगे बात की जाए उत्सर्जन, तो इस प्रक्रम में जीवों द्वारा अपने शरीर से उपापचय क्रियाओं के दौरान बने विषैले पदार्थ का अपने शरीर से बाहर निकालना होता है, जिसे उत्सर्जन कहलाता है। बात अगर उत्सर्जन की जाए तो उत्सर्जन क्या होता है, जो भी हम बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी जो भी चीज़ें जाती हैं उन चीज़ों को बाहर निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन। तो यहाँ ओवरऑल हमें जो समझना था वो समझना था कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो सिंपल सा था, जैव प्रक्रम क्या है, जो हमारे शरीर को टूटने फूटने से बचाता है या सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में क्या आता है, जैव प्रक्रम में वो सारी चीजें आती हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को जैव प्रक्रम क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर कमेंट बॉक्स में मैंने जो आप लोगों को बताया था कोड वर्ड के तरीके से शॉर्ट में लिख दीजिए, तो मैं समझू ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ है, यानी जैव प्रक्रम होता क्या। ठीक, यानी क्लियर है जैव प्रक्रम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव प्रक्रम में जो सम्मिलित चीजें हैं वो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं।
तो देखोगे जैव प्रक्रम में क्या सम्मिलित होते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया गया हमारा पोषण, जैव प्रक्रम में क्या आता है, पोषण आता है, दूसरा है श्वसन आता है, थर्ड वहन आता है और उत्सर्जन आता है। ये 4 चीजें हैं जो हमारे जैव प्रक्रम में सम्मिलित होती हैं, और मुख्य रूप से ये 4 ही पॉइंट हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने भी होते हैं। पोषण, श्वसन और वहन। फर्स्ट हमारा पोषण हो जाता है, सेकंड श्वसन हो जाता है, थर्ड वहन हो जाता है और फोर्थ उत्सर्जन हो जाता है। सबसे पहले हमारा आता है पोषण। देखो पोषण क्या होता है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और विभिन्न कार्य करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। हम कोई भी कार्य कर रहे हो इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। और या फिर हम जीवित रहने के लिए भी हमें एनर्जी की आवश्यकता है। जैसे खाना खाते हैं, कुछ कार्य करें या ना करें लेकिन तब भी हमें अपनी बॉडी के लिए क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। तो ये ऊर्जा जीवों को पोषण के प्रक्रम से प्राप्त होता है। तो जो जिस प्रक्रम द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही होती है वही हमारा क्या प्रक्रम कहलाता है, पोषण। पोषण हम किसे कहते हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है, जो ऊर्जा जो हमें प्रदान कर रहा होता है वही प्रक्रम हमारा क्या कहलाता है, पोषण। बात की जाए इस प्रक्रम में आ, चयापचय या नाम की एक जैव रासायनिक क्रिया होती है, जैसे गलत लिखाई, उपापचय होता है यहाँ, ये होता है उपापचय। उपापचय नाम की एक जो रासायनिक क्रिया होती है जो कोशिकाओं में संपन्न होती है, और इनसे संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे जीव अपने बाहरी पर्यावरण से प्राप्त करता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग एवं इसमें उत्सर्जित उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित होती है। तो मुख्य रूप से होता क्या है, जो पोषण की क्रिया होती है वो हमारे अंदर यानी बॉडी के अंदर ही होती है। इसमें क्या होता है, एक रासायनिक क्रिया होती है। तो मुख्य रूप से ऐसे समझो, पोषण क्या होता है, जो हम खाना खा रहे होते हैं, खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उसकी में जो प्रक्रिया होती है पोषण, उसी के अंदर क्या होता है, भोजन रासायनिक अपक्रिया के साथ अपघटित होता है। जिसमें क्या होता है, जो अपघटित होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की। यानी हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसी की उपस्थिति में अपघटित होता है। उसके बाद जो निकलता है वो हमारा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओवरऑल हमें जो समझना था पोषण, तो पोषण हमारे लिए क्या है, जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है वो ऊर्जा होती है, और ऊर्जा जिस प्रक्रम द्वारा प्राप्त हो रहा होता है, ऊर्जा जिस प्रक्रम से हमें प्राप्त होती है वही प्रक्रम हमारा क्या कहलाता, पोषण। इसके अंदर पोषण की बात की जाए तो पोषण में हमें ये भी समझना था, पोषण क्या होता है, पोषण एक रासायनिक अपक्रिया के दौरान होता है। इस रासायनिक अपक्रिया के करने के लिए किसकी उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की। और जो अपक्रिया संपन्न हो जाती है तो जो निकलता है वो क्या निकलता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है हमारा श्वसन। तो देखो श्वसन क्या होता है, कुछ कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वहन के लिए विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनकी कोशिकाएं सीधे तौर पर पर्यावरण के संपर्क में रहती हैं। परंतु बहुकोशिकीय जीवों में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन तंत्र होता है, इनके लिए कोशिकाओं का पहुंचना इनके कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए। देखो कुछ जीव या जीव ऐसे भी होते हैं जिनके लिए क्या होती है, जिन्हें ऐसे किसी भी प्रक्रम की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे वो मतलब गैसों को जो गैस चाहिए होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन वगैरह, इनके अंदर ऐसा कोई अंग नहीं पाया जाता है जिससे इनकी लेन देन यानी अंदर आदान प्रदान करने की आवश्यकता हो। क्योंकि इनका जो आवरण होता है यानी कि जो संपर्क होता है वो डायरेक्टली किससे होता है, पर्यावरण से होता है। तो वहां से इन्हें दोनों चीजें प्राप्त होती रहती हैं। लेकिन जैसे हमारी बात की जाए मनुष्य के लिए, तो मनुष्य के लिए जो श्वसन है उससे आदान प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फेफड़ों की। जो हमारी बॉडी में फेफड़े पाए जाते हैं उनकी होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और फिर ऑक्सीजन को लेने के बाद बाहर हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गैस का आदान प्रदान करते हैं। तो इसके लिए जो हमें प्रक्रम चाहिए होता है वही हमारा क्या कहलाता, श्वसन, जिसके माध्यम से हम कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको श्वसन क्लियर हुआ होगा। श्वसन क्या होता है, हम जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो जिस माध्यम के द्वारा किया जाता है, जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता, श्वसन। आप लोग बताओ श्वसन क्लियर है आप लोगों को। और इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पोषण। पोषण और श्वसन दोनों क्लियर हुए आपको।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वहन। देखो वहन क्या होता है, चीजों को एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना ही हमारा वहन कहलाता है। तो डिटेल में समझते हैं कि वहन हम कहते किसे हैं। तो देखो वहन तंत्र वह तंत्र होता है जिसे प्रसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसे प्रसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। जब रासायनिक अपक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए होता है, तब इससे ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल उपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो देखो वहन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब भी पोषण जाते हैं, उनके जब अपघट रासायनिक अपक्रिया में अपघटित होते हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी के लिए लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो जो लाभदायक उत्पाद में निकलते हैं उन्हें बॉडी के लिए हमें जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ ले जाना, या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो मतलब हानिकारक हैं उन्हें बॉडी के बाहर निकालना। तो यानी जो भी चीज़ें इधर से उधर जो ट्रांसफ़र होती हैं, वो वही हमारा तंत्र क्या कहलाता है, वहन तंत्र या प्रसंचरण तंत्र। अब जैसे हमारा बॉडी में खाना जाता है, अब्जॉर्ब होता है, पहले अमाशय में जाता है, धीरे धीरे इधर से छोटी आंत बड़ी आंत इधर से होकर के इधर उधर पेट में जो जाता है, यानी जो भी चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफर हो रही थी वो सभी हमारे किसके अंतर्गत आती हैं, वहन की। तो वहन वह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो भी चीज़ें उत्सर्जित होती हैं, उत्पाद बन रहे होते हैं, चाहे वो बॉडी के लिए उपयोगी होते हैं या हानिकारक होते हैं, तो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही हमारा क्या कहलाता है, वहन। तो आई होप आप लोगों को वहन भी क्लियर हुआ होगा कि वहन होता क्या है। आप लोग कमेंट करके बताओ वहन क्लियर हुआ आप लोगों का। नेक्स्ट समझते हैं उत्सर्जन। देखो उत्सर्जन में क्या होता है, चूंकि ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से शरीर के अनुसरण का कार्य करती है इसलिए इन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब उत्सर्जन में क्या होता है, जो आगे हालांकि इसे डिटेल से पढ़ेंगे, तो टोटली पॉइंट समझना ये है कि जो हमने अभी पढ़ा है, पोषण, श्वसन और वहन और उत्सर्जन, ये सभी मिलकर के शरीर का अनुरक्षण करते हैं, यानी बॉडी को सुरक्षित रखते हैं, और इसी हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। ओवरऑल अभी मैंने आपको उत्सर्जन डिटेल से सब नहीं समझाया, जब नीचे पढ़ेंगे अभी तो इससे उत्सर्जन भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक हमें ये समझना था कि जो जैव प्रक्रम होता है उसके लिए हमारी बॉडी में क्या, जो जैव प्रक्रम है वो क्या है। तो जैव प्रक्रम वह है जो हमारी शरीर को टूटने से बचाता है, यानी बॉडी की जो रक्षा करते हैं। तो जिसमें हमारा उत्सर्जन आता, श्वसन आता, और वहन आता, और पोषण आता है। आगे बात की जाए, पोषण। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या होता है, पोषण। यानी अभी हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या था, पोषण था, श्वसन था, वहन था और उत्सर्जन। तो जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है पोषण। पोषण हालांकि अभी आप लोगों को मैं शॉर्ट में समझा भी चुका था। अब आगे समझते हैं। सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव धारु जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करता है, उसका प्रयोग उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। मुख्य रूप से पोषण क्या है, जो सजीव होने वाली प्रक्रिया जिसमें ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जीवधारी जीवधारी क्या करते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रम के दौरान जो जटिल पदार्थ होते हैं उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उस ऊर्जा को प्राप्त करना उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण। जैसे जटिल पदार्थों क्या का, जैसे हम भोजन को खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जब खाना जाता है तो वो कैसा होता है, जटिल पदार्थों में। फिर वो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किस में टूटता है, सरल पदार्थों में। जब सरल पदार्थों में टूट जाता है, तो जब सरल पदार्थों में टूटता है उसके बाद उसका क्या होता है, उससे ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा निकलती है ऊर्जा का क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी में उपयोग करते हैं। क्योंकि हमें पता है शरीर कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की। और एनर्जी जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जिस रासायनिक क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। तो यही पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, पोषण। बात की जाए जैव रासायनिक प्रक्रम का, तो ये दो प्रकार से होते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जंतुओं में पाचन तंत्र होता है। तो जो पोषण होता है वो दो प्रकार से होता है। जो पौधों में होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और जो जंतुओं में होता है उससे पाचन तंत्र।
जैसे मनुष्य में पाया जाता है, तो मनुष्य में क्या पाया जाता है? पाचन तंत्र। यानी पोषण के लिए क्या होता? पाचन तंत्र। जबकि पेड़ पौधों में क्या होता? प्रकाश संश्लेषण। अगर पोषण की बात की जाए, पोषण के प्रकार की, तो मुख्य रूप से पोषण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। सेम चीज देखो, इन्होंने डिटेल से यहाँ डिवाइडेशन कर रखा है। विषमपोषी को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। एक मृतजीवी पोषण, सेकंड परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी समभोजी या पूर्ण जांतविक पोषण, ये थर्ड प्रकार से। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोषण को हमने टू टाइप में डिवाइडेशन किया, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो फर्स्ट हमारा है स्वपोषी पोषण। तो देखो, स्वपोषी पोषण में क्या आते हैं? स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी जैविक पदार्थ यानी खाद्य का संश्लेषण कार्बनिक स्रोतों से स्वयं करते हैं। इस प्रकार के हरे पादप में यदि स्वपोषी जीवाणु रहते हैं। देखो, स्वपोषी पोषण में क्या होता है? जो जीवधारी होते हैं, वो अपना भोजन जो बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? अकार्बनिक स्रोतों से स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित अकार्बनिक स्रोतों से। अकार्बनिक स्रोत आपके कैसे हो गए? जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी है? अकार्बनिक है, जिसमें हम किसी भी कार्बनिक चीज का उपयोग नहीं करते हैं। तो स्वपोषी पोषण में क्या आते हैं? ऐसे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन स्वयं से बना रहे होते हैं, इनमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण में देखोगे तुम, हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी कुछ जीवाणु। बेटा माइक कौन है किसी का? आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जिस किसी का भी माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो देखो, मैंने बताया था स्वपोषी पोषण, इसमें क्या था? जैसे हरे पौधे आगे और कुछ प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव। ऐसे जीव इसमें जीवधारी या जीव जंतु जो भी आते हैं, वो सभी ऐसे आते हैं जो अपना भोजन किससे बना रहे होते हैं? स्वयं से बना रहे होते हैं। और किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। सेकंड जो हमारा था विषमपोषी पोषण। तो देखो, विषमपोषी पोषण में क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। इसमें जीव अपना भोजन पादप स्रोत से प्राप्त करता है अथवा प्राणी स्रोतों से करता है। उदाहरण जैसे कवक, फंगस, मनुष्य, सभी जानवर इत्यादि। तो देखो, विषमपोषी पोषण की बात की जाए तो विषमपोषी पोषण क्या होते हैं? विषमपोषी पोषण ऐसा एक विधि होती है जिसमें क्या होते हैं? जो जीवधारी होते हैं, वो अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे होते हैं? या तो पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे होते हैं, या किसी अन्य जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, भाई हमारे क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण। जैसे मनुष्य क्या होता है? एक तो जैसे पेड़ पौधों जैसे अपना भोजन प्राप्त करता है, या फिर अलग जैसे मतलब सीधे मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जो दूसरे से उत्पन्न होता है उसे ही खाता है। जानवर हो गए, जानवर अपना भोजन खुद तो बनाते नहीं, दूसरे पर जिसे भी खाते हैं, तो उससे क्या होता है? वो मतलब दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो विषमपोषी पोषण कैसा पोषण है? जिसमें क्या होता है? जीवधारी अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तुम्हारा मनुष्य, जानवर। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, हमें दो ही प्रकार में पूछा जाता है, तो स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण पूछा जाता है। लेकिन इन्होंने विषमपोषी पोषण को 3 टाइप में डिवाइड करके रखा है। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो, मृतपोषी पोषण क्या होते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना पोषण मृत एवं क्षय सड़े गले हरे जीव पदार्थों से करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि जो भी पौधे जो भी इसमें पोषण के लिए पाए जाते हैं, जो जैव पदार्थ होते हैं, इनका जो भोजन अपना प्राप्त करते हैं, वो भोजन किससे प्राप्त कर रहे होते हैं? सड़े गले या मृत जीव जंतुओं से। और परजीवी पोषण में क्या आता है? परजीवी पोषण वह विधि है जिसमें जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन एवं आवास लेते हैं तथा उन्हीं पोषण के स्रोत का अवशोषण करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं।
इसमें क्या होता है, जिसमें अपनी भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं और उन्हीं का आवास में भी ग्रहण करते हैं तथा उन्हीं के पोषण का स्रोत अवशोषण करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। परजीवी पोषण में क्या होगा, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा अपने इधर जो लोकल में देखने को मिलती है, जिसे अमरवेल कहते हैं। अमरवेल किसका एग्जाम्पल हो जाता है, परजीवी पोषण का, क्योंकि वो जिसके साथ जिस पर रहती है उसी का आवाज कर लेती है, मतलब जिस जिस भी चीज पर जाती है वो उससे खत्म करके स्वयं उसी पर हो जाती है। तो ऐसे जो आते हैं वो किस में आते हैं, परजीवी पोषण में आते हैं। अच्छा आप लोग बताओ, आपको जो पोषण क्लियर हुआ? पोषण को मैंने डिवाइडेशन में दो प्रकार से बताए थे, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। आप लोगों को पोषण क्लियर हुआ दोनों? आप लोग कमेंट करके बताओ, पोषण क्लियर हुआ? जिसमें दो टाइप पढ़े थे हमने, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। क्लास में और भी लोग हैं, आप लोग प्लीज कमेंट करके बता तो दीजिए कि आप लोगों को चीजें क्लियर होती हैं या नहीं होती हैं। आप लोग स्क्रीन देखते देखते इतने लीन हो जाते हो, ये भी नहीं रहता है कि चलो कमेंट ही कर दें, इतना भी आलस ठीक नहीं है बेटा। आप लोग शॉर्ट में, इसलिए मैंने शॉर्ट बना रखा है कि आप लोगों को काफ़ी लेंथी मैंने लिखना पड़े, तो शॉर्ट में आप अपने मैसेज कर दीजिए, जिससे मुझे भी लगता है कि चलो जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को क्लियर हो रही है। चलिए फिर आगे देखते हैं मनुष्य में पोषण, यानी मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण की बात की जाए तो मनुष्य में पोषण प्राणी समभोज विधि के द्वारा होता है, जिसके निम्न प्रक्रिया है। यानी मनुष्य में जो पोषण होता है वो निम्न प्रकार से होता है, जिसमें दिया गया है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो देखो स्टार्टिंग बात की जाए अंतर्ग्रहण, तो अंतर्ग्रहण क्या होता है, भोजन को हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, भोजन को हम मुंह में लेना। उसके बाद पाचन, पाचन में क्या होता है, भोजन का पाचन करना होता है। अवशोषण यानी पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों को रूपांतरण और उनका अवशोषण। जब हम भोजन हमारे बॉडी में जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका जो पोषक तत्व होते हैं उनका रूपांतरण करते हैं, यानी उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और ऊर्जा को अपनी आवश्यकता अनुसार एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। स्वांगीकरण में क्या होता है, अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व को कोशिकाओं तक पहुंचाना और उनकी श्वसन के लिए उपभोग करना। वही चीज बताया गया है कि जो भी अवशोषण के बाद जो आवश्यक तत्व होते हैं उन्हें हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं उन तक पहुंचाना होता है। और बहिक्षेपण में क्या होता है, आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात जो शेष बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना। तो बहिक्षेपण में क्या आता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारी बॉडी के बाहर निकलते हैं। तो देखो यहाँ से हमें समझना है, जो इम्पोर्टेंट भी आ जाता है, कई बार हमारे लिए पूछा भी जाता है, मनुष्य में पोषण के तहत ही हमें पढ़ना होता है मनुष्य का पाचन तंत्र, और ये काफी इम्पोर्टेंट भी रहता है। पोषण में हमें दो चीजें स्टार्टिंग में जैसे मैंने पढ़ाया था, सुपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसी में जो सेकंड पॉइंट आता है वो हमारा क्या आता है, मनुष्य में पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र से नॉर्मली देखो, सबसे पहले समझो कि बॉडी में जो पार्ट पाए जाते हैं वो कौन कौन पाए जाते हैं। यानी स्टार्टिंग में देखोगे तो हमारा ये मुंह होता है, मुख हुआ जैसे बोलते हैं। उसके बाद जीवा होती है, ग्रास का नली क्या होती है, जो खाना हमारी बॉडी में अंदर जाता है वो किसके माध्यम से जाता है, ग्रस्का के द्वारा जाता है। उसके बाद ये सीधा खाना हमारा कहाँ पहुंचता है, अमाशय में। अमाशय के बाद देखोगे तो इधर देखोगे, ये यहाँ हमारी ये यकृत पाई जाती है। यकृत के ऊपर डायाफ्राम, ये यहाँ पर डायाफ्राम पाया जाता है। यहाँ पर पित्ताशय, यकृत के अंदर ही देखोगे तो तुम्हें पित्ताशय देखने को मिलेगा, ये पित्ताशय होता है। और यहीं पर पित्ताशय में ये नली, पित्त नली होती है, जो कहाँ खुलती है, अमाशय में खुलती है। और
और ये जो पूरा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? यकृत। यकृत मतलब इंग्लिश में क्या होता है? लीवर। उसके बाद और पार्ट की बात की जाए, यहाँ पर ये दिया गया है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या होता है? हमारी जो आंत होती है उसे होती है बॉडी में दो आंत पाई जाती है, एक छोटी आंत पाई जाती है और एक बड़ी आंत पाई जाती है। अब मुख्य रूप से हम समझते हैं भोजन मनुष्य में पाचन तंत्र। तो देखो ओवरऑल जो मैंने चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बता रखी हैं। जैसे ये ग्रस नली होती है, यहाँ से जो खाना हमारी बॉडी में जाता है वो डायरेक्ट कहाँ से पहुंचता है? अमाशय में। ये हमारी यकृत होती है यानी लीवर होती है, और यहाँ पर ये हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत पाई जाती है। देखो स्टार्टिंग की जाती है मनुष्य में पाचन तंत्र। तो जो पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है वो हमारे कहाँ से होती है? मुख से होती है, यानी मुंह से होती है। तो मुंह में क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? भोजन को मुख के अंदर ले जाते हैं। सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं? दांत का भोजन का चबाना। दांत हमारे क्या करते हैं? सबसे पहले खाना हमारी बॉडी में जाता है, उसके बाद दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। जीवा, भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाना होता है। बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं तो देखो हमारे खाना खाने के साथ क्या होता है? जो जीभ के साथ जो आती है लार निकलती है। लार हमारी बॉडी को क्या करते हैं? वो सॉरी, लार हमारा जो होती है बॉडी में वो क्या करती है? मुंह में जब लार आती है तो हमारा खाना कैसा होता है? चिकना होता है। यानी पूरी तरीके से उसे खाने को हम मुंह में ही जब चबाते हैं तो वो हमारा खाना पूरा गीला हो जाता है और उसके साथ चिकना भी हो जाता है लार के साथ। आगे लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि इस लाला रस या लार एम्बुलेंस एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च को माल्टो शर्करा में परिवर्तित करना होता है। मुख्य रूप से क्या होता है? जब खाना हमारी लार के साथ मिलता है तो ये खाना गीला हो जाता है और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसके साथ मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखो कि सेकंड पॉइंट में क्या होता है। ओवरऑल हमने समझ लिया। फर्स्ट पॉइंट में क्या था? खाना को हम मुंह के अंदर ले जाते हैं, फिर दांतों द्वारा उसे चबाते हैं। चबाने के साथ ही साथ मुंह से जीवा द्वारा लार निकलती है, और लार क्या करती है? भोजन को गीला करती है और भोजन को चिकना भी बनाती है। आगे भोजन का ग्रसका से होकर के जाना। उसके बाद जब भोजन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और लार द्वारा मिलकर ये गीला हो जाता है और काफ़ी रसीला मतलब चिकना भोजन हो जाता है। तो उसके बाद ये कहाँ होता है? ग्रसका नली होकर के, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। यहाँ से मुंह के बाद जो हमारा खाना जाता है अंदर जाता है वो किसके माध्यम से जाता है? ग्रसका के द्वारा। तो वही चीज़ आगे बताई गई है। हमारे मुंह में अमाशय तक भोजन नली होती है जिसे ग्रसका कहते हैं। वही चीज़ मैंने बताई, मुख से लेकर के कहाँ तक जाती है? हमारी अमाशय तक, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रसका नली। इसमें होने वाली क्रमाकुंजन गति से भोजन अमाशय तक पहुंचता है। मुख्य रूप से मुंह के बाद जो हमारा खाना जाता है वो कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय और मुंह के बीच में जो नली, जो माध्यम काम करते हैं, जिस माध्यम से खाना जाता है, उस नली को हम क्या कहते हैं? ग्रसका। ग्रसका सीधा हमारा भोजन को कहाँ पहुंचाती है? अमाशय में। सेकंड टर्म में थर्ड पॉइंट आता है वो हमारा क्या आता है? अमाशय। अमाशय को हम क्या बोलते हैं? स्टोमच। अक्सर हमने देखा है जो हमारी बॉडी में एसिडिटी बनती है, यानी पेट दम में जो दर्द होता है एसिडिटी की वजह से, वो कहाँ पर होता है? अमाशय में ही होता है। जो दर्द होता है वो हमारे पेट में एसिडिटी की वजह से वो हमारे अमाशय में ही होता है। तो देखो मनुष्य का अमाशय एक ग्रंथि है जो जठर रस, अमाशय रस का स्राव करती है। यह जठर रस पेप्सिन जैसे पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा आदि का मिश्रण होता है। मुख्य रूप से अमाशय क्या होती है? एक ग्रंथि है। ग्रंथि है जिसको जठर रस या अमाशय रस का स्राव करती है। अमाशय में क्या होता है? जैसे हम जठर रस बोलते हैं या अमाशिक रस बोलते हैं। तो ये क्या करता है? अमाशय इसमें अमाशिक रस को छोड़ता है, जिसमें क्या मुख्य रूप से पाया जाता है? पाचक रस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अच्छा आप लोग ये बताओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? एसिडिटी होता है। एसिडिटी में हमारा क्या होता है? जब पेट में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एसिड क्या होता है? एसिड अम्ल होते हैं। तो जब बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे क्या होता है? सॉरी, अमाशय में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? पेट में दर्द होने लगता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बढ़ जाना। तो याद रखना है, भोजन जो थर्ड स्टेप में पहुंचता है वो कहाँ पहुंचता है? हमारा अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय में अमाशिक रस पाया जाता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसा होता है। तो ये क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। यानी भोजन का जो विखंडन हो रहा होता है, भोजन जो टूट रहा होता है, वो कहाँ टूट रहा होता है? अमाशय में। वो भी किसके द्वारा? अमाशिक रस द्वारा।
देखो यहाँ सेम चीजें भाई दी भी गई हैं। अमाशय में होने वाली प्रक्रिया, अमाशय में क्या प्रक्रिया होती है? जठर रस, जो हमने बताया था जठर रस या अमाशयिक रस, ये एक ही चीज बात है। तो हमारे अमाशय में भोजन कहाँ पहुंचता है? अमाशय में खाना जाने के बाद क्या होता है? जठर रस, जठर रस इसमें आ जाता है। तो जठर रस क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान कर देता है। यानी अमाशय को पूरा माध्यम जो बनाता है वो कैसा बनाता है? अम्लीय। जब अम्लीय माध्यम बनता है तो उस माध्यम में क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। अब ये जो जठर रस होता है ये क्या कार्य कर रहा होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा होता है। उसके बाद क्या होता है? पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन। इसमें जो पेप्सिन पाया जाता है उसके द्वारा क्या होता है? भोजन का यानी जो प्रोटीन का होता है उसका पाचन होता है। एंड में दिए गए श्लेष्मा द्वारा अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा करता है। और अमाशय के अंदर क्या होता है? श्लेष्मा द्वारा, जो श्लेष्मा होती है वो क्या करती है? आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा करती है। यानी हमें पता होती है जो अम्ल होता है वो एसिड होता है, तो उसके लिए रक्षा क्या करता है? हमारा श्लेष्मा। अब देखो नेक्स्ट चीज आती है, वो क्या आती है? अभी हमने देखा था ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, एक सेकंड के लिए देखो, ये वाला, यही वाला हमारा क्या कहलाता है? अमाशय। इसके ऊपर ये इस प्रकार से देखोगे, इस प्रकार से, तो ये जो नली आती है ये कहाँ से आती है हमारी? इसे ही तो हम क्या बोलते हैं? ग्रसिका। ये होती है हमारी ग्रसिका। ये मुख से होकर के आती है। तो मुख से होकर के सीधा खाना कहाँ आता है? हमारा अमाशय में आता है, जिसमें जठर रस होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। तो अब इसके आगे क्या है? यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं, कहाँ तक? अमाशय तक आने तक क्या क्या प्रक्रिया होती है। इसके आगे समझते हैं क्या होता है। तो देखो बताया गया है क्षुद्रांत, ये जो हमारे पाए जाते हैं ये क्या होते हैं? क्षुद्रांत को ही हम छोटी आंत या बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। तो क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी जो हमारा आहार नाल होता है उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है? क्षुद्रांत, जिसे हम आंत भी कहते हैं। आगे देखो, क्षुद्रांत तीन भागों से मिलकर के बना होता है। ये पूरा जो बना होता है वो किन इनसे बना होता है? तीन भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ड्यूडीनम। आगे देखो, ये है छोटी आंत का वह भाग है जो अमाशय से जुड़ा रहता है और आगे जाकर के जिजुनम से जुड़ता है। आहार नल के इसी भाग में यकृत यानी लीवर से निकली हुई पित्त नली, पित्त की नली कहते हैं, ड्यूडिनस में से जुड़ता है, और साथ ही इसी के साथ भाग में अग्नाशय भी जुड़ा होता है। तो मुख्य रूप से ये हमारी जो होती है ये क्या आती होती है? हमारी आंत होती है, जो क्या होती है? छोटी आंत, और ये सबसे बड़ी आंत भी होती है। तो हमारा जो खाना जाता है वो लीवर के बाद जो सेकंड टाइम पे जाता है वो कहाँ पहुंचता है? अब छोटी आंत में पहुंचता है, और छोटी आंत काफी बड़ी भी होती है। आगे बात की जाए तो क्षुद्रांत का यह भाग जो यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित होने वाले स्राव को प्राप्त करता है। तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है? जो अमाशय से निकला हुआ रस सॉरी, यहाँ पर क्या दिया गया था? पितरस, यानी यकृत से निकला हुआ जो पितरस होता है, और अग्नाशय से निकला हुआ जो श्रावण होते हैं, यानी अग्नाशय से निकल के और पितरस से जो भी चीजें आती, देखो यहाँ मैं आप लोगों को बताऊं, चित्र में दिया गया था। ये था हमारा पित्ताशय, यानी यहाँ से पितरस निकलता है, और ये था अग्नाशय, यहाँ से भी अग्नाशी रस निकल के आता है। तो ये जो निकल के इनका जो श्रावण होता है वो टोटली हमारा कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। तो वही चीज इधर बताई गई थी। आगे था हमारा यकृत। यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से पितरस से स्रावित होता है, जिसमें पित्र लवण होता है, और यह आहार नाल के इस भाग में भोजन के साथ मिलकर के वसा का पाचन करता है। तो मुख्य रूप से इसमें क्या होता है? यकृत जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है, यकृत। और यकृत में क्या होता है? पितरस स्रावित होता है। यकृत से क्या निकलता है? हमारा पितरस। और पितरस कहाँ जाता है? हमारी छोटी आंत में पहुंचता है, जो क्या करता है? आहार नाल इस भाग में भोजन के साथ मिलकर के वसा का पाचन करता है। आहार नाल में जाकर के भोजन के साथ मिलकर के क्या करता है? वसा का पाचन करता है।
आगे बात की जाए पितरस का कार्य, यानी जो यकृत से पितरस निकलता है उसका कार्य क्या होता है। तो अमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय है तथा अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए यकृत से स्रावित पितरस को इसे क्षारीय बनाता है। हमें पता है जो हमारा भोजन कहाँ से निकल के आता है, अमाशय से। और अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कैसा होता है, एसिड के रूप में। तो हमें पता है बॉडी के अंदर ज़्यादा एसिड भी रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक होता है। और हमारे पेट में जो एसिडिटी बनती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कारण ही बनती है, जिससे क्या होता है बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाता है। तो उसे बैलेंस करने के लिए क्या होता है, पितरस, जो पितरस निकलता है अमाशय से, सॉरी यकृत से जो पितरस निकलता है, ये क्या करता है, एक जो अमाशय से आने वाला अम्लीय होता है उसे कैसा करता है, क्षारीय माध्यम में बदलता है। आगे सेकंड पितरस का क्या होता है, वसा की बड़ी गोलकाओं को एम्लिसीकरण के द्वारा पित्त रस छोटी छोटी वसाओं गलकाओं में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद जो हमारा खाना आता है वसा वाला, उसे छोटे छोटे पार्टों में और इसे महीन कर देता है। आगे बात की जाए अग्नाशय। अग्नाशय भी एक ग्रंथि है जिसमें दो भाग होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग और बाह्यस्रावी भाग। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है और अग्नाशय का बाह्य भाग एंजाइम स्रावित करता है जो नलिका के द्वारा क्षुद्रांत के इस भाग में भोजन के साथ मिलकर के पोषक तत्वों का पाचन करता है। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम अग्नाशिक रस बनते हैं। मुख्य रूप से सेकंड पार्ट जो हमारा था वो अग्नाशय। अग्नाशय किस काम के लिए आता है, यहाँ से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलते हैं छोटी वाले से, इससे अंतःस्रावी ग्रंथि, और बाह्यस्रावी ग्रंथि से भी एंजाइम्स निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे भोजन के साथ मिलकर के उन्हें पोषक तत्वों में पाचन कराते हैं, यानी जो पाचन कराते हैं विभिन्न पदार्थ पोषक तत्वों का पाचन करता है। हालांकि ये एंजाइम्स के नाम दिए गए तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे देखो दिया गया है जिजुनस। ड्यूडिनस और इलियम्स के बीच के भाग को जिजुनस कहते हैं, जिजुनम कहते हैं, और ये अमाशय और ड्यूडिनम द्वारा पाचित भोजन के सूक्ष्म कणों का पाचन करता है। आगे दिया गया इलियम, ये छोटी आंत का वह सबसे बड़ा भाग होता है, इसमें भोजन का अधिकांश भाग इसी भाग में पाचित होता है। तो इसका अंतिम सिरा बृहदांत से जुड़ता है और बृहदांत्र को भी कहते हैं, मतलब इसे ही क्या कहते हैं, इलियंस या बृहदांत कहते हैं। तो को लास्ट जो पॉइंट है मैं आप लोगों को ऊपर चित्र के साथ क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आप लोग समझो जो ओवरऑल मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। मैंने फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को बताया था मुख द्वार, यानी मुख गुहा। जो हमारा खाना स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से जाता है, फर्स्ट स्टेप में मुंह के अंदर जाता है, जिसके अंदर यह होती है जीवा, होती है जीवा, और दांतों द्वारा हम इसे छोटे छोटे पार्ट में चबाते हैं। चबाने के बाद इसमें जीवा के साथ क्या निकलता है, रस निकलता है, यानी लार निकलती है। वो लार के साथ भोजन गीला होता है और इसमें अलग अलग पार्ट्स जो लार के साथ जो होते हैं वो इसमें जो लार के जो पदार्थ होते हैं वो इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद जो खाना होता है वो गीला हो जाता है और छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। इसके बाद ये खाना ग्रसकार नली जो होकर के सीधा कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में जठर रस पाया जाता है, जिसे अमाशयिक रस भी कहते हैं। ये किसमें क्या होता है, हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये अम्लीय माध्यम होता है। तो ये क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। भोजन में छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के बाद ये हमारा जो भोजन जाता है वो कहाँ जाता है, सीधा अग्नाशय में पहुंचता है। नीचे आता है अग्नाशय, बड़ी आंत में आता है, क्षुद्रांत में। यहाँ आने के बाद क्या होता है, अग्नाशय से अग्नाशी रस निकलता है, यकृत से पित्तरस निकलता है। ये रस आकर के यहीं मिलते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो इधर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है और इधर से पित्तरस वगैरह मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसे बैलेंस करते हैं। कैसे होता है, अभी अम्लीय माध्यम वाला होता है और यहाँ से इसे नॉर्मल करने के लिए क्षारीय करते हैं, तो जिससे ये नॉर्मल हो जाता है। और भोजन को भी जो बचे, यहाँ तो नॉर्मली बेसिक जो आधा खाना होता है वो यहीं टूट के और कुछ पाचन हो जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ होता है वो नीचे बड़ी आंत तक पहुंचता है, यहाँ बिल्कुल खाना पच जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं इन रस को मिला के भोजन पूरा पच जाता है बड़ी छोटी आंत में।
छोटी आंत के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है वो किस में जाता है, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से होता हुआ भोजन हमारी बॉडी के अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ओवरऑल जो भोजन का पाचन तंत्र की क्रिया है वो यहीं तक है। तो 3-4 चीज़ें हमें यही समझनी होती है। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट, सेकंड ग्रस्का नली आती है, थर्ड में हमारा अमाशय आता है, फोर्थ में यहाँ पर जो हमारा क्षुद्रांत पाया जाता है ये, फोर्थ पॉइंट में याद है, और फोर्थ पॉइंट में ही काफ़ी चीज़ें होती है थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में याद रखना एसीएल अम्ल निकलता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और भोजन का मैक्सिमम पार्ट पाचन नहीं होता है। इसके बाद जो बचा हुआ भोजन जाता है वो कहाँ जाता है, हमारा क्षुद्रांत में जाता है। क्षुद्रांत में पित्रस द्वारा यकृत द्वारा पित्रस निकल के आता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकल के आता है, जो भोजन को कैसा करते हैं, क्षारीय करते हैं, और भोजन को जो भी बचता है अपशिष्ट उसे पूरा पाचन तंत्र यानी कंप्लीट कर लेते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं उन्हें बॉडी के बड़ी आंत द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब आप लोग बताओ, पाचन तंत्र आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा श्वसन। क्या है श्वसन? हमने जो पाचन तंत्र पढ़ा है ये किसके अंतर्गत पढ़ा है, पोषण के अंतर्गत पढ़ा है। आगे हमारा श्वसन। देखो श्वसन क्या है, आहार नाल की वह गति जिसमें भोजन आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है, जिसमें क्रमचन गति कहलाता है। भोजन के प्रक्रम के दौरान हम जब खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं तो इससे खाद्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं में होता है। इन ऊर्जाओं का उपयोग जैव प्रक्रियाओं में उपयोग करता है। देखो जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ साथ इनमें जो बॉडी में जो वर्क कर रहा होता है इसके साथ साथ हमें किसकी आवश्यकता होती है, यानी जो इस प्रक्रम के दौरान जो हमें आवश्यकता होती है किसकी, श्वसन की, यानी जो हम सांस लेते हैं गैसों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रक्रम में जो हमारी सांस ले रहे होते हैं वही प्रक्रम हमारा क्या होता है, श्वसन। तो श्वसन की बात की जाए तो यहाँ पर श्वसन दो प्रकार से, एक फर्स्ट है कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी हमारी बॉडी में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिकाओं में भोजन का विखंडन होता है, जब हमारे अंदर बॉडी में भोजन जाता है तो भोजन का जो विखंडन होता है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, और ऊर्जा उत्पादन के लिए हम भोजन को विखंडन करते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन। कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या करते हैं, भोजन का विखंडन, और जो भोजन का विखंडन होता है भाई हमारा क्या कहलाता, कोशिकीय श्वसन। आगे है श्वास लेना, सेकंड में। तो श्वास की यह प्रक्रिया फेफड़ों में होता है जिसमें जीव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। दूसरा, फर्स्ट हमने पढ़ा कोशिकीय श्वसन जो कोशिकाओं के लिए होता है, और दूसरा होता है श्वास लेना। श्वास लेना ये हम किसके द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा, और जिसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। आगे देखो विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा। कोशिकाएं विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा कोशिकीय श्वसन के दौरान भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न स्थाइयों के द्वारा होती है। यानी जो श्वसन की क्रिया होती है वो अलग अलग जीवों में सभी में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। अब देखो बात की जाए कुछ जंतुओं में ऐसा होता है जिनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी भोजन का जो विखंडन हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ जीव जैसे ईस्ट हो गया, किण्वन प्रक्रिया के समय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे दोगे इसका प्रवाह इस प्रकार होता है, यानी यहाँ क्या होता है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसमें क्या होता है, 6 कार्बन वाला। जब इस 6 कार्बन वाले को कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है इसमें ऑक्सीजन तो होता नहीं है, क्योंकि ये जो माध्यम हो रहा है ये किसके माध्यम हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में।
ये जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। तो 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है वो किस में टूट रहा होता है, 3 कार्बन अणु वाला पायरुवेट में विखंडित हो जाता है। इसमें जो क्या होता है, 6 कार्बन वाला ये 3 कार्बन में अलग अलग विखंडित हो जाता है, जिसमें हमारा क्या बनता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। एथेनॉल हमारा पता है क्या होता है, C2H5OH ये प्राप्त होता है, प्लस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्राप्त होती है, और इसके साथ हमारी क्या होती है, ऊर्जा यानी एनर्जी निकलती है। ये कब होता है, जब हम 6 कार्बन वाला ग्लूकोज को विखंडित करते हैं, और ये ऐसा माध्यम है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखो दिया गया, चूंकि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है इसलिए इसमें अवायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती, इस प्रकार से इस माध्यम को हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। ये श्वसन की वह माध्यम है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, और ये श्वसन करते कौन है, जैसे तुम्हारी ईस्ट हो गए या किण्वन हो गए। सेकेंड है, ऑक्सीजन के अभाव में अत्यधिक व्यायाम के दौरान, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के दौरान हमारे शरीर की पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव की स्थिति में होता है। जब शरीर ऑक्सीजन की मांग करता है तो अपेक्षाकृत पूर्ति कम होती है। इस प्रकार निम्न प्रकार से होता है। देखो जब हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जिसमें बॉडी को क्या चाहिए होती है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस समय क्या होते हैं, हमें ऑक्सीजन का अभाव रहता है, बॉडी में उतनी ऑक्सीजन उतनी मात्रा में होती नहीं। तो इस माध्यम में जो विखंडित होता है वो किस प्रकार से होता है, तो देखो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूटता है वो किस में टूटता है, 3 कार्बन अणु वाले में टूटता है और पायरुवेट में विखंडित हो जाता है, जिसमें क्या अवशोष निकलता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निकल रही होती है। जैसे सपोज करो तुम लोग कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने एब्जॉर्ब की होती है, जैसे हमें पता है, जैसे हम भागते हैं, भागने के साथ हमें क्या होती है, बॉडी को बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, यानी ठीक ऊर्जा चाहिए होती है, तो उस समय हमें बाहर से तो कोई एनर्जी मिल नहीं रही होती है, तो हमारे अंदर जो बॉडी होती है तो उसमें क्या करता है, बॉडी उसी समय एनर्जी को रीजनरेट करता है। तो उस समय जब बॉडी जनरेट होती है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव आता है, कुछ समय अभाव रहता है। तो जब ऑक्सीजन का अभाव रहता है तो हमने देखा कुछ समय बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में दर्द होने लगता है, और दर्द होने लगता है जैसे हम कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे दौड़ते हैं, तो दौड़ने के बाद हमारे क्या होता है, पैरों में दर्द होता है। जब पैरों में दर्द होता है उसके बाद पैरों को दर्द को जैसे हम गर्म पानी से पैर वगैरह धुल लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स कर जाती है और जो दर्द दूर हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से हो जाती है। आगे देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यह प्रक्रिया कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। इसमें क्या होता है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले अणु और पायरुवेट में विखंडित होता है, जिसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। यानी इस माध्यम में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। जो संपन्न होती है उसमें क्या होता है, हमारा 6 कार्बन वाला ग्लूकोज ये किस में टूट रहा होता है, 3 कार्बन अणुओं में और पायरुवेट में, जिसमें क्या निकलता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलती है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। चूंकि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है इसलिए इसके क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो देखो श्वसन की बात की जाए तो श्वसन हमारे बॉडी में 3 प्रकार से होते हैं, सॉरी हमारी बॉडी में ही जो श्वसन के प्रकार हैं वो 3 प्रकार से दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सॉरी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। सेकंड ऑक्सीजन के अभाव में होता है, और जो थर्ड है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और हमने देखा है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। यहाँ देखो एग्जाम्पल के तौर पर भी चीजें वही बताई गई हैं। जैसे देखो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं, 6 कार्बन वाला जो हमारा ग्लूकोज होता है वो किस में टूट रहा होता है, 3 वायु वाले अणुओं में, मतलब 3 कार्बन वाले अणुओं में और ऊर्जा में और पायरुवेट में। तो देखो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहते हैं इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। तो जैसे एग्जाम्पल हम ईस्ट में, तो इसमें क्या निकलता है, हमारा एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। जो एथेनॉल होता है वो कार्बन होता है, वो 2 अणुओं वाला होता है। उसके बाद ये जो अपक्रिया होती है ऑक्सीजन के अभाव में होती है, जिसमें क्या निकलता है, लैक्टिक अम्ल निकलता है, ऊर्जा निकलती है। और इसमें क्या होता है, 3 कार्बन वाले
अणु होते हैं। नेक्स्ट है जो कोशिका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते है, जल निकलती है, और ऊर्जा ऊर्जा में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग बताओ, इतना आपको समझ में आया? श्वसन की हमने तीन चीजें पढ़ी, यानी श्वसन किन किन की उपस्थिति में होता है। मुख्य रूप से श्वसन दो है, एक कोशिकीय श्वसन है और एक श्वास लेने वाला श्वसन है। कोशिकीय जो कोशिकाओं के लिए होता है, और श्वसन जो हम अपने फेफड़ों द्वारा लेते हैं। हालांकि जो तुम्हारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है वो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मनुष्य के शरीर का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र। आप लोग बताओ, मनुष्य का पाचन तंत्र और जो अभी मैंने श्वसन बताया और पोषण बताया, आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक बेटा, देखो मैं इस क्लास को थोड़ा डिटेल से इस वजह से पढ़ा रहा, हालांकि इससे पहले वाली जो क्लासें थी मैंने शॉर्ट में कराई, क्योंकि ये क्लास डिटेल से इस वजह से कुछ नाइन्थ के भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बेसिक उन्हें शॉर्ट में बिल्कुल बताएं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं दोनों लोगों को इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो दोनों लोगों को आसानी से समझ में आता रहे। तो बाकी आगे चैप्टर में आधी चीज़ें हमारी रह जा रही हैं, तो ये बाकी हम अपनी कल क्लास में करेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। फिर आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। कोई डाउट है बेटा आप लोगों का? चलिए फिर, अगर आप लोगों का कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को अपनी यहीं पर एंड करते हैं।